हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसा कि हम लोगों ने कल एक सेगमेंट किया जिसमें हमने 20 एमसीक्यू किए और मैं ऐसा सोचता हूं कि आप लोगों ने उनको बड़ी अच्छी तरीके से सीखा और समझा होगा। और ना केवल एमसीक्यू आपने सीखे होंगे, साथ के साथ उनके साथ जुड़े हुए 20 कॉन्सेप्ट्स भी आपने सीखे। देखिए, मेरा एमसीक्यू कराने का मेन लॉजिक ये है कि बच्चों अगर हम 20 एमसीक्यू डेली करें और अभी बोर्ड के एग्जाम में लगभग हमको अभी 30 डेज बाकी हैं तो हमारे पास टोटल 600 एमसीक्यू हो जाते हैं। ये 600 एमसीक्यू ही नहीं, साथ के साथ इनसे जुड़े हुए 600 हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, अपना आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के नए 20 एमसीक्यू भी देखते हैं। तो आज सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है आज पहला, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जैसे ही आएगा दिमाग में तुरंत आपका आ जाएगा कूलाम पर, और बिल्कुल जाना भी चाहिए क्योंकि हमको पढ़ाया भी ये गया है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो हमारी कूलाम भी होती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर लिखा हुआ स्टेट कूलाम इज ऑल्सो यूनिट ऑफ charge and F coulomb is also a unit of electric charge. So the right answer is all of the above. The next question, is that कह रहा है a proton at rest has a charge E when it moves with a high speed its charge। मतलब अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन बेटा मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा उसको पहले उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया। क्वेश्चन है अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट हैज अ। अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके पास होगा क्या होना चाहिए। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो निश्चित मान के चलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गए होंगे कहीं दूसरी जगह, माने उसमें कमी आएगी। यानी कमी का मतलब डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कमी, तो ऑप्शन हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton at rest has a charge E when it move with a high speed its charge। अब बच्चों हमसे कहा गया कि अगर प्रोटॉन जो है वो रेस्ट में और अगर वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका चार्ज। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि एक फॉर्मूला होता है m बराबर m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। बच्चों याद रखना, कभी भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के मास की बात हो तो कहानी अलग बैठेगी, लेकिन अगर चार्ज की बात हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चार्ज रहेगा। अगर मास की बात होती, फिर से समझा रहा हूं, मास की बात होती तो हमारा कुछ चेंज दिखता हमको यहाँ पर, लेकिन स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड पर कोई भी चार्ज नहीं चेंज होगा। चार्ज हमारा वही रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, पहले आप पढ़िए इसको। ये क्वेश्चन हमको बच्चों दे रखा है कि टू चार्ज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 की पावर 4 इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला वही है प्यारा सा हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मालूम है हमको, इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 हमको कितना दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू हमको Q2 दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन R कितना दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि मीटर में बदलना पड़ेगा बच्चों, और इसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, निश्चित आपको आंसर मिलेगा और आंसर होगा हमारा ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स एन
एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमको कह रहा है कि दो हमारे मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स निकालनी है, जिसमें कि दो चार्ज प्लेस हैं, कहां पर, 1 मीटर दूरी पर। कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, के 1/4πε0, के भी लगा सकते हैं। एक चार्ज हम ई ले लेते हैं, दूसरा भी ई ले लेते हैं, अपॉन बीच में दूरी कितनी कर देते हैं, 1 मीटर दे रखा क्वेश्चन में। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा एफ बराबर के ई स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल यस, हमारा तो ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ ग्लास रॉड एक्वायर चार्ज बाय रबिंग इट विद अ सिल्क क्लॉथ, द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ड्यू टू। बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब चार्ज को हमें डेवलप करना हो तो चार्ज को डेवलप करने के हमारे, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के हमारे 3 ही मेथड हैं। पहला है रबिंग, दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन। जहां रबिंग कहाँ होगा, जहां इंसुलेटर की बात होगी। फिलहाल इसमें हमको कुछ और पूछा गया है, हमसे पूछा गया अ ग्लास रॉड एक्वायर है चार्ज। एक ग्लास रॉड एक चार्ज को एक्वायर कर रही है, कैसे कर रही है, बाई रबिंग इट। जब उसको रगड़ा जाता है किससे, सिल्क क्लॉथ के साथ। द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ड्यू टू, तो याद रखना आंसर होगा फ्रिक्शन। क्यों, रबिंग की वजह से जो बनती है इलेक्ट्रिसिटी उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। कितनी परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर। व्हेन टू चार्ज एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एज इन एयर बाय अ डिस्टेंस आर। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमसे कहा है कि थिकनेस बतानी है किसकी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। ठीक है, विच हैज द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कंडीशन मान लो, जब हमारा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, मतलब दो चार्ज से, दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस में दूर पे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी आर स्क्वायर। मैं क्या मान रहा हूं, मैंने माना कि एक चार्ज मान के चलो प्लस क्यू है, कैसा दे रखा है, कोई भी चार्ज का तो दे नहीं रखा पोलरिटी। ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू है, मान लो एक चार्ज माइनस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी आर, तो हमारा फोर्स लग गया। अब वो कह रहा है कि थिकनेस बताओ, अगर हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें, कैसे, ये हमने क्या भर दिया, इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और हमसे कहा गया है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कितना है, एप्सिलॉन आर, और इसकी थिकनेस बताओ भाई कितनी होगी, किसकी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। चलो, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, नया, एफ डैश बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2, और अब बीच की दूरी को टी ले सकते हैं, तो थिकनेस होगी टी स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो कहानी आ गई, और साथ के साथ वो हमसे और क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हिच हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर व्हेन टू चार्ज एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। ध्यान रखना क्या कह रहा है, दोनों कंडीशन में लगने वाला फोर्स हमारा सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम भी क्या करते हैं, एफ को और एफ डैश को रख देते हैं बराबर। ठीक है, अगर हम एफ और एफ डैश को बराबर रख दें तो क्या पाएंगे, दोनों की वैल्यू बराबर रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन टी स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो देखो 4πε0 से 4πε0 ये वाला कैंसिल, 4 से 4 चार्ज कैंसिल, हमारे पास क्या बच रही है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास जो बच रहा है, हमारे पास बच रहा है इधर तो 1/r स्क्वायर बच रहा है साहब। ठीक है, उधर क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 1/εr और टी स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी बच्चों r/√εr, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हमारा नया क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। हमसे इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा है, तो हम पहले अपने दिमाग में इलेक्ट्रिक डायपोल, बच्चों कल क्या बताया था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, अब इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द, मतलब इन इलेक्ट्रिक इस डायपोल के सेंटर पर हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। चलो सीखते हैं। प्लस क्यू चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन किधर जाती है, हमेशा उससे दूर, ये होगी ई प्लस। माइनस क्यू से निकलने वाली फील्ड लाइन कहाँ आती है, माइनस क्यू की तरफ, माइनस चार्ज की तरफ, तो होगी ई माइनस। तो मुझको एक ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो दोनों की वजह से क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज ई नेट बराबर अंडर रूट ई प्लस का स्क्वायर प्लस के ई माइनस का स्क्वायर प्लस के 2 ई प्लस ई माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब हमारे पास पता होना चाहिए ई प्लस क्या होता है, एक चार्ज की वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मतलब एक चार्ज की वजह से, आइदर क्यू प्लस क्यू की वजह से या माइनस क्यू की वजह से। तो हम सब इन सब की वैल्यू लगा देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई माइनस ई की वजह से भी हमारा ये होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस क्या आ रहा है 2, एक ई, ये दोनों सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा, दोनों के बीच में लगने वाला एंगल 0 है, यानी कॉस की वैल्यू होगी 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब बच्चों गौर से देखो, 2 3 4, तो हमारे पास अंडर रूट में क्या बच रहा है भाई, अंडर रूट में बच रहा है 4 और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप इसका अंडर रूट हटाओगे तो 4 का क्या निकल के आएगा 2, और ये सब क्या निकल के आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर। 80% बच्चे क्या सोचते हैं, इस पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट। बार बार मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन आता है अच्छे से तो आप वीडियो को पॉज करें, देखें अपने आप से लगा के, और फिर बाद में चेक करें कि क्या आपने जो आंसर टिक किया वो वही है जो मैंने किया है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो भाई चलो बच्चों जल्दी से जवाब दो। कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट न्यूटन पर कूलम। बहुत सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि कौन सी क्वांटिटी, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर E बराबर F अपॉन क्यू। F की वैल्यू हो गई, यानी यूनिट होगी न्यूटन, और क्यू की होगी कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। कौन देता है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इन क्वेश्चनों को अच्छे से करो, ये हमेशा एक ही चीज बताएंगे, कभी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आएंगे, कभी नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आएंगे, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास एक बॉडी है ये, हमारे पास दूसरी बॉडी है ये, मान लेते हैं ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अब हम इसको चार्जिंग पहुंचा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के जाएगा, पॉजिटिव से कहां पर, नेगेटिव है, ये चार्ज होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी तो एक मास होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है तो यानी कि ट्रांसफर हो रहा है किसका, मास का। तो हम क्या कहेंगे कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इंक्रीजेस। मतलब चार्ज होने के बाद मास जो होगा नेगेटिव चार्ज बॉडी का कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई, इट इज गिवन बाय लॉ। बच्चों आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब चार्ज पढ़ा होगा तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी,
दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, और ये हमारा किसके अंदर आता है, जहां N क्या है, इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, तो E हमारा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि प्लस माइनस हो सकता है कुछ भी। तो ये प्रॉपर्टी सिखा रही है हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ये जो अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड है। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर क्या गलतियां हो सकती है वो भी पकड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आगे दे रखा है R इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम अ सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग जानते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल, शॉर्ट डायपोल, अगर मैं एक डायपोल की बात करूं तो देखो बच्चों, एक माइनस क्यू चार्ज बनाया, एक बनाया हमने प्लस क्यू चार्ज, और अगर मैं बात करूं इसकी एक्सिस पर, आपने दो क्वेश्चन पढ़े होंगे, एक इक्वेटोरियल लाइन पर और एक एक्सियल लाइन पर, तो इनका फॉर्मूला क्या आता था। अब देखो हमसे ये तो कहानी है इक्वेटोरियल है या हमारा एक्सियल है, तो हम जानते हैं ई एक्सिस पर हमारी कहानी होती है 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक, और ई परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे हमारी कहानी होती है बच्चों kp अपॉन एक्स क्यूब। मतलब दोनों ही खेल में नीचे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब। अब भले ही क्वेश्चन में r दे रखा है तो आप इसको एक्स क्यू ना लेके इसको आर क्यू लिख सकते हो, इसको भी हम आर क्यू लिख सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सीखना क्या है इसमें, हमें देखो टू कांस्टेंट होता है, के कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, यहाँ पे भी ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो हमारा ई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर क्यू के। अब बच्चे जैसे ये क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले आर क्यू पे टिक लगाया जाता है, जो कि गलत है। अरे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर की पावर -3 के। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर आर की पावर -3, इसको मत लगाया ना गलती से भी, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी पेपर में भी, और अगर कोई क्वेश्चन अलग से भी आ गया तो आपके पास कॉन्सेप्ट है तो उसको भी आप आसानी से बना पाओगे। देखो बच्चों, फिजिक्स एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें लैंग्वेज को पकड़ना सीखे तो कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक एक चीज को बारीकी से पढ़ो। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही, शांत मन रखो, आसानी से दोबारा पढ़ो और आपको निश्चित सफलता मिलेगी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके हाथ लगना शुरू हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज इट शो। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी सिकुड़ रही है कैसी, लेंथ वाइज, तो वो क्या शो करती है। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और फिर यहाँ पे भी मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, हम क्या जानते हैं प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, और इस वाले केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या दिखा रही है, रिपेल कर रही है। बोलो कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू और एक चार्ज लेते हैं बच्चों माइनस क्यू। अब इस केस में क्या होगा कि फील्ड लाइन निकलेंगी यहाँ से, कहाँ जाएंगी, फील्ड लाइन निकलेंगी कहाँ जाएंगी, फील्ड लाइन इस तरीके से प्लस से निकलेंगी और माइनस पे जाएंगी। अब आप दोनों केस में देखो, पहले केस में और दूसरे केस में फील्ड लाइन किस में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लेंथ वाइज, माने सिकुड़ रही हैं। तो भाई हमको तो ये वाला केस दिख रहा है कि भाई इसमें सब इकट्ठी होती जा रही है। तो कोई ऑप्शन ढूंढते हैं, कह रहा है रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज। रिपल्सन में तो भैया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, एक्सपेंड हो रही है, तो गलत है। सही जवाब होगा अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। ठीक है, सामने देख भी लिया हमने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई स्मॉल r इज 25 न्यूटन। अब जितनी बात देखो कही है उतनी बात को पहले सीख लो, ठीक है। वो कह रहा है कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है यानी कि F बराबर, F कितना दे रखा है 25 1/4πε0। पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और बीच की डिस्टेंस कुछ दे रखी है, इसने नहीं दे रखी है, हमने मान ली r²।
ठीक। अब वो आगे कह रहा है इट कैन बी रिड्यूस 5 न्यूटन, माने इस 25 को उसने 5 में बदल दिया, ठीक है साहब। और क्या पूछ कह रहा है सेपरेशन बिटवीन देम इज मेड, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो मैंने कुछ नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा देना है साहब, और Q1 Q2 अपॉन, अब हमें R निकालना तो R डैश स्क्वायर लिख देते हैं। इसको बच्चों इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान दो, ठीक। और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड करते हैं तो बच्चों हम डिवाइड करते हैं तो 25/5 हो जाएगा। इस इधर से ये टर्म हमारे कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या हमारे पास R डैश का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये बचा हमारे कितना 5, तो 5 बराबर R डैश स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इधर ले आओ, नई डिस्टेंस निकालनी, तो R डैश स्क्वायर बराबर होगा 5R स्क्वायर, और केवल R बराबर बचेगा √5R। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमको, जरा गौर से देखो। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं आप लैंग्वेज को पकड़ें, लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगने वाला फिजिक्स के अंदर। चलिए पढ़ते हैं अब आगे अपने नए क्वेश्चन पर। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है। ये देखो बच्चों, ये तो आप क्वेश्चन मुझे लगता है अब आपको याद हो जाना चाहिए, बार बार फॉर्मूला आ रहा है, E बराबर F/Q। F क्या होता है न्यूटन, और ये क्या हो गया कूलम। तो न्यूटन पर कूलम कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है साहब, तो न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज। ये भी एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है डायपोल मूवमेंट, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q की क्या हो गई हमारी यूनिट कूलम, और 2L, L की क्या हो गई मीटर। तो ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, यस बिल्कुल है, दैट इज V। अगला क्वेश्चन, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक is introduced between two equal positive charge with a fixed separation, okay, as result। अच्छा, क्या कह रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया किसके बीच में, बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक, विद अ फिक्स्ड सेपरेशन एज अ रिजल्ट। अब हमें क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द फोर्स बिटवीन ऑफ द टू चार्ज डिक्रीजेस, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाद बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द टू चार्ज स्टार्ट टू अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब वो कह रहा है इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो यार अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, ठीक है। द स्लैब स्टार्ट मूविंग, स्लैब मूव करना है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं बता दे रहा हूं। अरे पहले मान लो कि कोई स्लैब ब्लैब नहीं थी, तो केवल फोर्स था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या था, दोनों चार्ज सेम है तो मैं लिख दे रहा हूँ Q स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब वो कह रहा है स्लैब डाल दी, स्लैब डाल दी, कोई भी उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब डाली होगी, उसका कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे एप्सिलॉन लगाया, ऊपर Q स्क्वायर। देखो डिस्टेंस वो बदल ही नहीं रहा, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो गई ये। अब दोनों इक्वेशन को गौर से देखो, आप लोग जानते हैं जितना नीचे का यानी एप्सिलॉन r की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारा एफ डैश घट रहा होगा। तो मतलब यहां पर कहानी ये कि जो एफ डैश की वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे, एफ से। तो हमने ऑप्शन क्या लगाया, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज डिक्रीजेस, बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये गया, और ये हमसे क्या कह रहा है भाई, तो ये क्वेश्चन कह रहा है द टू लाइक पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस एक्सर्ट अ फोर्स 0.4 न्यूटन। देखो बच्चों, बार बार कहता हूं जितना समझ में आ रहा है उतने को पहले सॉल्व करो। तो इतनी कहानी दे रखी है, दो लाइक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है साहब, डिस्टेंस, ठीक है। तो 0.4 न्यूटन दे रखा है, लाइक चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा दिया मैंने। लाइक चार्ज के लिए मैंने क्या कर दिया, चलो थोड़ी देर के लिए Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मान लिया, ठीक है। When the distance of separation between them is half, अब वो कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आधी कर दी जाए तो नया फोर्स क्या होगा।
वह क्या फोर्स होगा, तो नया फोर्स मान लेते हैं भैया एफ डैश होगा। क्या हो गया, डिस्टेंस को आधा करना है तो 1/4πε0 दैट इज क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा और डिस्टेंस कर दी मैंने r/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करें, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कर दो बच्चों डिवाइड। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं, चलो यही करके देखते हैं। तो हमारे पास एफ डैश अपॉन कितना आएगा 0.04 बराबर 1 अच्छा इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाले टर्म तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है हमारा ऊपर है r/2 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। ठीक है, इसको अगर खोलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एफ डैश अपॉन 0.04 बराबर r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास आएगा। ओके अब इसका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा बेटा 0.16 हमारे पास क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने यहाँ पर थोड़ा एरर आया, इसको जब हम एक सेकंड को फर्स्ट के टर्म में रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक बार फिर कर लेते हैं, एक बार फिर कर लेते हैं इसको। ये हमारी इक्वेशन थी 1/4πε0 और हमने डिस्टेंस कर दी थी r/2 का होल स्क्वायर। चलो तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ये गई, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये तो टर्म कैंसिल हो गई, ये वाले भी टर्म कैंसिल हो गए, ये वाला ये नीचे है बेटी, बेसिकली थोड़ा गलती से ऊपर लिख गया, तो जो होगा r/2 का स्क्वायर और r स्क्वायर बेटा, ये इस तरीके से आएगा। अब इसको हम अगर खोलते हैं तो हमारे पास आएगा एफ डैश अपॉन 0.04 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन r²/4, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर पहुंचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 0.16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ ड्राई सिल्क क्लॉथ अ ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ, अब हमें याद रखना है, ये बार बार ये बात आ रही है, कह रहा है ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है और ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज कब हुई, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी जगह चले जाएंगे, तो हमारा आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ग्लास रॉड टू द सिल्क। द नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ अ मीडियम इज, बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली थी, यहाँ एप्सिलॉन दे रखा है, कोई डरने की बात नहीं है, लगा दो भाई क्वेश्चन, क्या होगा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एप्सिलॉन चाहिए तो एप्सिलॉन को इधर पहुंचाओ, F को इधर आ रहा, तो एप्सिलॉन बराबर 1/4 F व्हाट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जरा गौर से देख लो फटाफट से, तो एप्सिलॉन बराबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 Q है, Q का मतलब कूलम स्क्वायर आ रहा है, तो कूलम स्क्वायर कहीं आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है साहब, एक इसमें आ रहा है, दो में से कोई एक सही होगा, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो कूलम स्क्वायर, न्यूटन फोर्स नीचे है, तो नीचे क्या चला गया न्यूटन और नीचे क्या चला गया मीटर स्क्वायर। अब देखो गौर से, हाँ बिल्कुल ये वाला सही है, ये वाला हमारा सही नहीं है। तो इस तरीके से आज भी हमने बच्चों 20 MCQ करे और मैं चाहता हूं कि आप इन MCQ को अच्छे से देखें, अच्छे से समझे, और सबसे जरूरी बात है कि हर MCQ के पीछे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट सीखें, जिससे ना केवल ये MCQ आपके तैयार होंगे, साथ के साथ इनसे जुड़ा हुआ ये चैप्टर भी हमारा तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।